ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एचके साइंस। तो बच्चे, आज की इस क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डायमेंशंस। तो डायमेंशंस का क्या रोल है, क्यों यूज करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आज अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और डायमेंशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो डायमेंशंस होती हैं ये आपके अकेली बोर्ड्स में नहीं आती, ये आपके नीट और जेडब्ल्यू मेंस में भी आती है। तो हर साल आप देख लीजिए, आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, डायमेंशंस का क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको मिल जाएगा जेडब्ल्यू मेंस में भी और नीट में भी। इवन डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं जेईई एडवांस में। तो आप इस चैप्टर को भूल के भी मिस मत कीजिएगा, इस टॉपिक को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं डायमेंशंस। और डायमेंशंस क्या होती है उसको समझते हैं। डायमेंशंस को समझने से पहले अपन समझते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो इनको समझेंगे अपन। तो पहले समझते हैं, पहले मैं वीडियोस में डिस्कस कर आया हूं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। अभी भी डिस्कस कर देता हूं। क्वांटिटीज दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर quantities to express themselves are called fundamental quantities। ऐसी क्वांटिटीज जिनको जरूरत ना पड़े या जो किसी पे डिपेंड ना करें, उन्हें हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, अपनी एक्सप्लेनेशन को, अपने आप को डिफाइन करने के लिए, ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, इसको मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। तो अगर आपने मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा कि मैंने एक पूरी वीडियो इस पे बनाई हुई है कि डेफिनेशंस ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हमारे पास 7 तरीके की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। जो सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी आती है बच्चे, वो होती है मास। मास को मेजर करते हैं बच्चे केजी में, और इसकी जो डायमेंशन हम कंसीडर करेंगे, तो इसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे एम। ठीक है, कि मास को। अच्छा, लेंथ, ठीक है, डायमेंशन, और इसका ये सिंबल भी है। ठीक है, लेंथ मेजर्ड होती है बच्चे मीटर में, और इसकी जो डायमेंशन होगी बच्चे वो होगी एल। फिर बच्चे हमारे पास आ जाएगा टाइम। तो टाइम किस में मेजर होता है? आपको पता है सेकंड में मेजर होता है, और इसका सिंबल आ जाएगा टी। मास, लेंथ, टाइम। उसके बाद हमारे पास आता है करंट। करंट मेजर्ड होता है एम्पेयर्स में, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन ए डायमेंशन के साथ। ठीक है, अभी मास, लेंथ, टाइम, करंट। उसके बाद देखते हैं हमारी अगली क्वांटिटी होती है बच्चे टेम्परेचर। टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटी। तो टेम्परेचर जो होता है उसका सिंबल अपन यहाँ तो के से डायमेंशंस, उसके जो यूनिट होते हैं वो तो केल्विन होते हैं, और उसके डायमेंशंस को अपन थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं और पर केल्विन से भी रिप्रेजेंट करते हो। तो आप दोनों यूज कर सकते हो डिफरेंट बुक्स में। अगर आप प्रदीप की बुक उठाएंगे तो उसमें थीटा गिवन होगा। अगर आप कोई दिनेश की बुक उठाते हो, कोई दूसरी बुक उठाते हो, तो वहां पर केल्विन लिखा हुआ है। बाकी हमारे पास आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैंडेला से, और जो इसकी डायमेंशंस होती हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो डायमेंशंस होती हैं वो सीडी इनवर्स भी होती है, सीडी कैंडेला। ठीक है, इसे अपन एल से भी डिनोट करते हैं, इसके डायमेंशन अपन एल से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बच्चे मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो डायमेंशन होगी उसको भी अपन मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अपन ने सीख लिया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटीज हैं सर जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, और इनके ये यूनिट्स हैं। ठीक है, 7 तरीके की हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, और ये हमने देख लिया। और ये भी देखा
कि इनकी डायमेंशंस अपन कैसे लिखते हैं। ठीक है, डायमेंशंस क्या होती हैं अभी आगे समझेंगे। ठीक है, इनके सिंबल्स अपन कैसे लिखते हैं अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए डायमेंशन सिंबल का ही काम करते हैं। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए डायमेंशंस इज इक्वल टू सिंबल। ठीक है, तो जो उनके सिंबल है वही उनकी डायमेंशंस होती हैं। अभी जो डायमेंशंस का कंसेप्ट है वो बेसिकली डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए। तो समझते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज पहले क्या होती है। तो समझने जा रहे हैं अपन डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो देखिए अभी स्टडी करते हैं अपन डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। तो क्या होती है सर डिराइव्ड क्वांटिटीज? बच्चे कुछ ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करें अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए, ऐसी क्वांटिटीज को कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्वांटिटीज दैट डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर देयर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उसको कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्वांटिटीज दैट डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो वाली क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, वो वाली क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। तो क्वांटिटीज दैट डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायमेंशन आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। सर इतना समय लग गया मेरे को कि डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। अभी बात करता हूं डायमेंशंस। अभी टॉपिक आता है हमारा, यहां से शुरू होता है टॉपिक डायमेंशंस। अभी आपने देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती अपनी डेफिनेशन के लिए, फंडामेंटल होगी। डिराइव्ड जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। अभी मैंने क्या कहा कि पावर, ध्यान से सुनना, पावर रेज टू फंडामेंटल क्वांटिटी, पावर रेज टू फंडामेंटल क्वांटिटी, पावर रेज टू फंडामेंटल क्वांटिटी in order to express derived quantities are called dimensions। इस डेफिनेशन को 2 मिनट बाद समझते हैं, सिर्फ लिखिए। अभी अभी एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे स्पीड। सिंपल एग्जांपल ही स्पीड। स्पीड होता है बच्चे डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये सभी को पता है। तो डिस्टेंस की लेंथ में मेजर होता है और टाइम टी टी यू से होता है। अभी मैंने क्या कहा कि जो स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस लेंथ में मेजर, टाइम टी में मेजर। ठीक है, स्पीड की अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल रेज टू पावर 1 टी रेज टू पावर -1। मतलब कि मैंने अगर फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ की पावर 1 रखता हूं, फंडामेंटल क्वांटिटी जो कि कौन सी है, लेंथ की पावर 1 रखता हूं और टाइम की पावर -1 रखता हूं, तो कौन सी ये वाली चीज कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली जो टर्म है वो डिराइव्ड क्वांटिटी स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली अपन बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सर मास इसकी मान लेते हैं एम, मास मेजर्ड होता है एम में, और वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ भी बच्चे लेंथ में मेजर होती है, ब्रेथ भी लेंथ में ही मेजर होती है। डायमेंशन तो सभी की सेम ही रहेगी ना, ब्रेथ को मेजर करना, हाइट को मेजर करना, एक लेंथ ही है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एम एल अपॉन 3, तो जिसको आप लिख सकते हो एम एल -3। तो ये जो एक्सप्रेशन है कि m की पावर 1 और मास की पावर 1, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी यूज की, मास, उसकी पावर 1 और लेंथ की पावर -3 अगर अपन रखते हैं तो हमारी कौन सी क्वांटिटी एक्सप्रेस हो जाती है, डेंसिटी। तो मेरे को समझ लग गया कि ये जो पावर्स हैं, ये जो
यहां पर M1 L-3। तो यहां पर जो 1 और -3 है, इन्हें हम कहेंगे आज से डायमेंशंस। क्या कहेंगे? डायमेंशंस। डायमेंशंस क्यों कहेंगे? क्योंकि डायमेंशन का मतलब होता है कितनी पावर फंडामेंटल क्वांटिटी पे रखूं, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे क्या पावर आनी चाहिए ताकि आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी एक्सप्रेस हो जाए। तो पावर रेज टू फंडामेंटल क्वांटिटी, पावर रेज टू फंडामेंटल क्वांटिटी इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायमेंशंस। फंडामेंटल क्वांटिटी पे क्या अपन ऐसी पावर रखें ताकि हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी एक्सप्रेस हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? डायमेंशन। जैसे स्पीड की डायमेंशन क्या आएगी? 1, -1। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि डायमेंशंस तो बेसिकली होती क्या है? पावर्स होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की। कितनी पावर रखें फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर ताकि हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी एक्सप्रेस हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? डायमेंशंस। तो ये तुम्हें मेरे को लगता है समझ लग गई होगी कि डायमेंशन क्या होती है। लास्ट टाइम एक्सप्लेन करता हूं, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे क्या पावर रखूं कि आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी एक्सप्रेस हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? डायमेंशंस कहते हैं। एक सेकंड इंक भर लेते हैं, अभी फिर आगे डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैंने समझा जैसे कि ML1 T-1, तो सर ये तो मेरे को समझ लगी कि ये 1 और -1 क्या है? हमारी डायमेंशंस है स्पीड की। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ स्पीड। ओके सर, समझ लग गई। पर ये चीज क्या है? ये पूरा जो L1 T⁻⁻1, ये चीज क्या है? सर ये जो चीज है इसे अपन कहते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अगर आपसे कोई डायमेंशंस पूछे तो डायमेंशंस के लिए आपको इतनी बस स्टेटमेंट देनी है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की क्या पावर रखूं ताकि मेरी डिराइव्ड क्वांटिटी एक्सप्रेस हो जाए, उसे हम डायमेंशन कहेंगे। मतलब पावर्स को अपन डायमेंशन कहेंगे। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एक एक्सप्रेशन है, द एक्सप्रेशन which shows how and which fundamental quantity is used to express derived quantity। एक एक्सप्रेशन है बच्चे, क्या है? एक एक्सप्रेशन है जो बताता है विच शोज हाउ, कैसे और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यूज हो रही है डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन होता है जो कि यूज होता है, कहां यूज होता है? ये बताने में कि कौन और कैसे, कौन सी क्वांटिटी, कौन सी फंडामेंटल, यहां पर जैसे लेंथ और टाइम, कौन सी और हाउ मतलब कैसे। तो कौन सी और कैसे फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हो रही है डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने में। तो अगर आपसे कोई आपका टीचर पूछ लेता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या होता है, तो आपने कहना है, बड़ी सिंपल सी बात कहनी है कि सर डायमेंशनल फॉर्मूला का मीनिंग होता है कौन सी और कैसे कोई फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर पा रही है। कौन सी और कैसे, ये वर्ड को दिमाग में रखना। हाउ एंड विच, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी और ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर पा रही है डिराइव्ड क्वांटिटी को, इसे ही हम क्या कहते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। एक बात आपको याद रखनी है, डायमेंशनल फॉर्मूला इज ऑलवेज enclosed in square brackets। डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा ही स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज होना चाहिए। तो अभी तक सर क्या सीखा? अभी एक बार रिवीजन ले लेते हैं, क्योंकि रिवीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप भी जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो उसकी आप जरूर एक बार रिवीजन ले लिया करो, ठीक है? बिकॉज आगे जाके क्या होगा, क्योंकि मेरी तरफ से तो लगातार वीडियोस आएंगी, ठीक है? पूरी सिलेबस कवर होगा, लेकिन आगे जाकर क्या होता है कि आपके पास ट्रिमेंडस मटेरियल हो जाता है, बहुत ज्यादा मटेरियल हो जाता है।
जब आपके पास बहुत ज्यादा मटेरियल हो जाता है ना, तो आपको एक प्रॉब्लम सताती है कि मेरे को कौन सी कोई चीज याद है उसमें से और कोई चीज नहीं याद। इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, दैट इज रेगुलर रिवीजन। अगर आप रेगुलर रिवीजन रखते हो ना, तो आप आराम से, आपका कोई दिक्कत आएगी नहीं, चाहे आपकी +1 नॉन मेडिकल है, चाहे आपकी +2 नॉन मेडिकल। वन ऑफ द इजिएस्ट सब्जेक्ट्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, अगर आप थोड़ी सी अटेंशन देते हो। अगर बिना अटेंशन के तो कोई भी पढ़ता ही नहीं है, सही बात है कि नहीं? तो मैंने कहा कि जो बिना अटेंशन, किसी को आप अटेंशन दोगे ही नहीं तो कोई काम कैसे हो सकता है। तो यही मैंने कहा कि अटेंशन देनी पड़ती, अटेंशन को क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। अगर आप अटेंशन दोगे फिजिक्स को तो फिजिक्स आराम से चलेगी। तो इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो अपन वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। मैंने बात की डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर। सर कौन सी और कैसे कोई कोई फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर पा रही है, उसे ही अपन कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छी बात है, डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही इनक्लोज्ड होना चाहिए। एक चीज और होती है बच्चे, जो आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में आपको पूछी जा सकती है, दैट इज नथिंग बट डायमेंशनल इक्वेशन। तो क्या होती है डायमेंशनल इक्वेशन, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपने डायमेंशनल फॉर्मूला को इक्वेट करा दिया फिजिकल क्वांटिटी के साथ, तो वो बन जाएगी डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे आपको पता है ये स्पीड की डायमेंशन है ना, आपने स्पीड इक्वल्स टू L1T⁻⁻1 लिख दिया, तो ये कहलाएगी डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये पावर्स क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये पावर्स क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो इंक्लोज है, ये क्या है, डायमेंशनल, सॉरी मैंने गलत क्या दिया, ये मैंने क्या कहा, जो पावर्स हैं ये क्या है, डायमेंशनल डायमेंशंस। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंक्लोज है, ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। और जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला को इक्वेट करा देते हो डायमेंशनल इक्वेशन से, है ना, तो डायमेंशनल फॉर्मूला को इक्वेट करा दिया किसी डिराइव्ड क्वांटिटी से, तो वो बन जाती है डायमेंशनल इक्वेशन। तो समझ लग गई होगी तुम्हें। तो वेन एवर अ डायमेंशनल फॉर्मूला, कभी भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वेट करा दिया जाए, इज इक्वेटेड विद, whenever a dimensional formula is equated with a derived quantity, the corresponding equation formed thus called dimensional equation। तो मैंने क्या कहा, कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला अगर अपनी ही डिराइव्ड क्वांटिटी के साथ इक्वेट कर दिया जाए, तो ऐसे इक्वेशन को क्या कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। तो अपन ने रिवाइज करते हैं, रिवाइज करना शुरू करते हैं। सर अभी पढ़ा है फंडामेंटल क्वांटिटी, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती, अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। फिर सर डिराइव्ड क्वांटिटीज, सर डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी, सर वो वाली क्वांटिटीज जो फंडामेंटल के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज की कितनी पावर रखूं ताकि डिराइव्ड क्वांटिटी एक्सप्रेस हो जाए, उसे हम डायमेंशंस कहते हैं। कौन सी और कैसे अपन एक फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करें ताकि हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी आ जाए, उसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। और अगर कोई डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वेट कर दिया गया है अपनी ही डायमेंशन, अपनी ही डिराइव्ड क्वांटिटी के साथ, उसे अपन क्या कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। तो मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात समझ लग गई होगी। इसके बाद अपन शुरू करते हैं डायमेंशंस। तो अगर तुमने नोट करना है तो तुम नोट कर लो। तो चलिए अभी पढ़ना शुरू करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चे मैंने कैसे आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला बच्चे आता है डायमेंशनल फॉर्मूला
ऑफ मैकेनिकल क्वांटिटीज। पहला आता है बच्चे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैकेनिकल क्वांटिटीज। फिर अपन पढ़ेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हीट क्वांटिटी, हीट इन्वॉल्विंग क्वांटिटी, हीट इन्वॉल्विंग क्वांटिटी जिसमें हीट की इन्वॉल्वमेंट है, उन क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला अपन स्टडी करेंगे। फिर अपन स्टडी करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के कौन से डायमेंशनल फॉर्मूला होते हैं। आगे अपन स्टडी करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक क्वांटिटीज। तो ये स्टडी करेंगे। तो इन सभी को स्टडी करना है, तो इन सभी को स्टडी करने से पहले तुम्हें बस ये याद रखना है कि अपन डायमेंशनल फॉर्मूला स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और इसको अगर इक्वेट करा देंगे तो डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर तुमने नोट करना है नोट कर लो फिर, क्योंकि एक एक करके मैंने इन सभी क्वांटिटीज में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अपन शुरू करने जा रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैकेनिकल क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज? सर मैकेनिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। तो सर क्या होता है कि सबसे पहला मैकेनिकल क्वांटिटी जो आती है वो आता है एरिया। जो एरिया होता है बच्चे वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ भी बच्चे लेंथ में ही मेजर होती है और ब्रेथ भी किस में मेजर होती है? लेंथ में। ब्रेथ भी किस में मेजर होती है? लेंथ। तो लंबाई या चौड़ाई किसमें मेजर होती है? लेंथ में मेजर होती है। तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चे? एल स्क्वायर। एरिया समझ आ गया सर, एरिया समझ आ गया। तो उसके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? एल स्क्वायर। अब ये इक्वेट होता अगर एरिया के साथ, ये इक्वेटिव लिखी है वैसे, इसको आप कह सकते हो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एरिया। एरिया के बाद आता है सर वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है सर लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ बच्चे लेंथ में ही मेजर होती है, ब्रेथ भी बच्चे लेंथ में मेजर होती है, हाइट भी बच्चे लेंथ में, ठीक है, मेजर होती है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला वॉल्यूम का आ गया बच्चे एल क्यूब, ठीक है। थर्ड बच्चे स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चे डिस्टेंस अपॉन टाइम। छोटी क्लासेस में आपको पढ़ा होगा। डिस्टेंस बच्चे लेंथ में मेजर होगा और टाइम टी में मेजर होगा। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आता है L1 टी रेज़ टू पावर -1। कई बुक्स में आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, तो ये इसमें कुछ करने की कोई टेंशन वाली लेने की जरूरत नहीं है। M0 L3 T0, M0 L2 L3 T0, यहां पर M0 L1 T-1, ठीक है। अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ डायमेंशंस में लिखना है, अगर वो सिर्फ डायमेंशंस ही पूछता है, तो आपने लिखनी थी 0 2 0 कि मास की 0 है, लेंथ की 2 है, टाइम की 0 है। यहां पर 0 3 0 और यहां पर 0 1 -1। तो ये डायमेंशंस लिख रहा हूं साथ में, ठीक है। ये क्या है? डायमेंशन, और ये क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अभी स्पीड होगी सर। स्पीड के बाद आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सर डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है और टाइम टी है, तो यहां पर फिर से क्या आ जाएगी? L1 T-1, M0 L1 T-1। फिफ्थ, इतना समझ लग गया तुम्हें? अच्छी बात है। वेलोसिटी के बाद बच्चे आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कितने टाइम में आपकी कितनी वेलोसिटी चेंज कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है सर। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? तो देखो वेलोसिटी में चेंज आया, तो चेंज किसमें आया? वेलोसिटी में। क्या आप मेरी लाइन का स्टेटमेंट समझना? अगर तुम V2 में से V1 माइनस करते हो तो आंसर तुम्हारा कुछ आता है, वो क्या होगा? वो रिमेनिंग वेलोसिटी ही होगा ना। तो अपन लिख सकते हैं कि सर वेलोसिटी की डायमेंशन हमें पता है M0 L1 T-1
अपॉन नीचे मैंने क्या डिवाइड करा दूंगा बच्चे, टाइम। तो ये टाइम ऊपर जाएगा और ये टी रेशो पावर -1 बन जाएगा। ये -1 और ये -1 ऐड हो जाएंगे और हमारे को देंगे m0 L1 t-2, जिसको आप सिंपल लिख सकते हो L1 t-2। तो मेरे को लगता है समझ लगी होगी। मैंने यहां पर क्या कहा था कि जो चेंज आएगा वेलोसिटी में, उसका आंसर भी वेलोसिटी ही होगा ना। मतलब कि अगर मेरे पास, मैं 20 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा था पहले, ठीक है, फिर मैं 30 किलोमीटर पर आवर से भागने लगा, तो कितना डिफरेंस आया, 10 किलोमीटर पर आवर का। तो जो डिफरेंस आया वो किलोमीटर पर आवर में ही है, मतलब वो वेलोसिटी में ही। तो डायमेंशंस इसकी क्या होगी, वेलोसिटी की डायमेंशंस होगी। ठीक है सर। सिक्स्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फोर्स। फोर्स होती है बच्चे मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो सर, मास की डायमेंशंस क्या आई, m, और एक्सेलरेशन की क्या है, L1 t-2। तो द dimensional formula is m1 L1 t-2 and dimensions are 1 1 -2। तो देखो बड़ा सिंपल था, मैंने क्या कहा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास सर m में मेजर होता है, एक्सेलरेशन ऊपर निकाल के आए हैं, उसकी वैल्यू लिख दी, दोनों मल्टीप्लाई हुए तो m1 L1 t-2 आ गया। तो अगर तुम्हें इतना नोट करना है तो नोट कर सकते हो, वरना ये मटेरियल तुम्हें अपनी बुक्स में भी स्टार्टिंग में मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे को लगता है तुम्हें इतना समझ लगी होगी। अभी आगे अपन अगली डायमेंशंस पे बात करते हैं। ठीक है, तो मैं ऊपर ये सबसे पहली डायमेंशंस, दो पहली डायमेंशन इरेज कर रहा हूं। ठीक है, ऑफ मैकेनिकल। ठीक है, अब ये जो सेवंथ बच्चे टॉपिक आता है हमारा कि फोर्स, सर मेरे को पता लग गई है पूरी अच्छी तरह से फोर्स क्या होती है। सर फोर्स के बाद बताओ, फोर्स के बाद आती है वर्क डन बच्चे। फोर्स के बाद क्या आता है, वर्क डन। वर्क डन सर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा फॉर्मूला है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सर अभी फोर्स पढ़ के आए हैं m1 L1 t-2। ठीक है, अच्छा बच्चे ये जो मैं डायमेंशंस लिखवा रहा हूँ, ठीक है, इसमें से जो मैं फर्स्ट 20 लिखवाऊंगा मैकेनिकल क्वांटिटीज की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो स्कूल के एग्जाम्स में भी पूछी जाएंगी। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिवली प्रिपेयर करना है और जेईई मेंस के लिए या नीट के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपको ये सारी डायमेंशंस याद होनी चाहिए। ठीक है, डायमेंशंस बहुत इजी होती है, अगर आप फॉर्मूला याद कर लोगे तो अपने आप ही अपन को क्या है कि डायमेंशंस भी याद हो जाएंगी। ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू हो वो है L⁻⁴ अब ये दोनों बच्चे मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा m1 L2 t-2। तो m1 L2 t-2 हमारा आंसर आ गया। अभी एनर्जी, तो एनर्जी आप कितना काम कर सकते हो, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि आप कितना काम कर सकते हो, तो आप कहोगे मैं उतना ही काम कर सकता हूं जितनी मेरे में एनर्जी होगी। तो इसका मतलब कि जो एनर्जी की डायमेंशन है और वर्क डन की डायमेंशन है, दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। तो एनर्जी की डायमेंशन भी क्या होंगी, m1 L2 t-2। तो एनर्जी की भी डायमेंशन क्या होगी, m1 L2 t-2। सर समझ आ गया पूरा, एनर्जी की डायमेंशन m होंगी m1 L2 t-, पर सर कौन सी एनर्जी, मैं आपको कह रहा हूं हर एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, m1 L2 t-2, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है, चाहे वो रोटेशनल एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो कोई भी एनर्जी हो जाए उसकी डायमेंशन क्या आएंगी, m1 L2 t-2। सर मेरे को एनर्जी समझ लगी, ठीक है, अभी सर अगली डायमेंशन पढ़ाओ। अभी अगली जो डायमेंशन होती है बच्चे, वो होती है नाइन्थ डायमेंशन, दैट इज पावर। सर पावर क्या होती है, पावर देखो, पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन माने m1 L2 t-2, ये अपन ऊपर पहले से निकाल के आए हुए हैं, वर्क डन की डायमेंशन m1 L2 t-2 होती है, और टाइम नीचे बच्चे डिवाइड कर दिया
तो ये कहा यहाँ पर डायमेंशन क्या आ जाएगी, m1 l2 t-3। तो पावर का मतलब होता है आप कितना काम कर रहे हो कितने टाइम में, कितना काम कर रहे हो कितने टाइम में, उसी को क्या कहा जाता है, पावर कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको पावर की भी डायमेंशंस मिल गई। उसके बाद बच्चे डायमेंशंस आती है मोमेंटम की। मोमेंटम होता है बच्चे मास टाइम्स वेलोसिटी। ठीक है, तो मास बच्चे एम में मेजर होता है। ठीक है, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L1 t-1। तो डायमेंशन आ जाएंगे m1 L1 t-1। तो ये डायमेंशन किसकी आ गई, m1 L1 t-1। किसकी डायमेंशन आ गई, मोमेंटम की डायमेंशंस आ गई। ठीक है, तो मेरे को लगता है तुम्हें समझ लग गई होगी, इसको तुम नोट करना है तो नोट कर लो। ठीक है, आप आगे और डायमेंशंस आपको लिखवाते हैं। ठीक है, एक सेकंड, तो पहले इसको नोट करना है तो नोट कर लो। हम्म, तो सर ये समझ आ गई। एक सेकंड बच्चे, वीडियो पॉज करनी पड़ेगी, लाइट में कुछ दिक्कत आई है। चलो कोई बात नहीं, ठीक, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा लाइट में दिक्कत आई है। ठीक है, लाइट चलेगी तो मेरे को लगता है तुम्हें क्वाइट विजिबल है हर चीज। ठीक है, तो अगली जो डिमेंशन थी वो 11th डिमेंशन है, और वो है इम्पल्स। वो कौन सी डायमेंशन है बच्चे, इम्पल्स की डायमेंशन। ठीक, इम्पल्स की डायमेंशन क्या होती है बच्चे, फोर्स इंटू टाइम। सर फोर्स का आ गया m1 l1 t-2। शायद आपको डायमेंशन विजिबल ना हो तो थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, m1 l1 t-2 और टाइम सर t। तो सर ये इसका टाइम दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज सेम बेस पावर क्या कर जाएंगी, ऐड कर जाएंगी, -2 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, m1 l1 t⁻⁻1। ठीक है, अगर आपने नोटिस किया और लिख रहे हो मेरे साथ, लिखना बहुत जरूरी है बच्चे। लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे आप लिखते हो तो आपको कंसेप्ट उसी टाइम याद हो जाता है। उसके बाद आपको सेकंड रिवीजन देने की जरूरत है और थर्ड रिवीजन देने की जरूरत है। सेकंड रिवीजन शाम को दे लिया करो, और जो थर्ड और अगली रिवीजन होती हैं वो आप कभी भी एट द वीकेंड दे दो। ठीक है, और फोर्थ जो रिवीजन है वो मंथ के एंड पे दो, तो आपको कभी वो चीज भूल नहीं सकती। ऐसा रिसर्चेस भी बताती हैं कि कभी भी आपको पढ़ना है तो इसी साइकिल में पढ़िए। जैसे सबसे पहले आपने क्लास में जैसे मेरे से वीडियो देख रहे हो, तो अभी आप लिखो, लिखने से क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है। तो आपने लिखा, ठीक है, फिर एक बार घर जाके रिवाइज किया। ठीक है, फिर वीकेंड पे भी रिवाइज किया, और फिर मंथ के एंड पे भी रिवाइज किया। तो ये जो साइकिल अगर आप रिपीट करोगे तो इसमें आपको हर चीज याद रहेगी। और आईआईटी या नीट क्वालिफाई वही कर पाता है बच्चे जो जिसके पास ट्रेमेंडस नॉलेज नहीं है, लेकिन जो कंसिस्टेंट है और जो रिवीजन बहुत ज्यादा करता है, जिसको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि इम्पल्स की डायमेंशन आई m1 l1 t-1। बिल्कुल अच्छी बात सर, समझ आ गई मेरे को। लेकिन तुम्हें एक पॉइंट नोटिस करना चाहिए कि इम्पल्स और वीडियो शायद रिवाइंड करके देख लो, और मोमेंटम की डायमेंशन सेम होती है। इम्पल्स एंड मोमेंटम हैव सेम डायमेंशंस। इम्पल्स और मोमेंटम की डायमेंशंस क्या है, सेम। सर ये मेरे को पूरा समझ लग गया, इम्पल्स और मोमेंटम की डायमेंशन सेम है, तो ठीक है। इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम है। अगला इम्पल्स के बाद हमारे पास आता है, दैट इज हमारे पास आता है बच्चे प्रेशर। हमारे पास 12th जो क्वांटिटी आती है वो आती है बच्चे प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स सर m l1 t-2 और एरिया सर l की स्क्वायर। ठीक है, सर अभी ध्यान से देखना, m1 l1 है ना, l2 ऊपर जाएगा तो 1 -2 हो जाएगा, t⁻⁻1। तो m1 l-1 t⁻⁻2 आर द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। डायमेंशन के बहुत ज्यादा यूज है, अगली वीडियोस में एक एक करके चार चीजों में यूज होती है डायमेंशन, वो सभी के लिए मैं 4 एक्स्ट्रा वीडियो लेके आऊंगा।
अकेले अकेले कंसेप्ट पे, और जितने भी कोशिश हो सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाकर मैं आपको सिखा सकूं कि प्रीवियस ईयर्स में इसमें क्या से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। और हो सकता है कि मैं इस पे शायद इस चैप्टर के लिए नहीं, लेकिन जो अगर आने वाले चैप्टर हैं जैसे काइनेमेटिक्स हो गया, वर्क एनर्जी हो गया, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हो गया, तो इस पे क्या करेंगे अपन कि आपको एक्स्ट्रा बुक की सॉल्विंग भी लगवाएंगे, चाहे वो डीसी पांडे है, चाहे वो एचसी वर्मा है, तो साथ आप मेरे सोल्व कीजिएगा। पर उसके लिए आपको क्या है कि थोड़ा सा चैनल पे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आते रहना पड़ेगा, क्योंकि उस वीडियोस में क्या होगा, वो लाइव लगेंगे लेक्चर, ठीक है। और लाइव लेक्चर्स में ज्यादा समझ आएगा। तो प्रेशर होता है बच्चे फोर्स अपॉन एरिया, और m1 L1 T माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर। सर L2 ऊपर जाएगा तो 1 माइनस टू हो जाएगा, और टी रेस्ट पर माइनस टू हो जाएगा, तो 1 माइनस टू इक्वल टू माइनस वन। सर अगला बताओ। तो अगला बच्चे होता है स्ट्रेस, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला सर फोर्स अपॉन एरिया होता है। सर ये मजाक कर रहे हो? तो स्ट्रेस और प्रेशर में क्या फर्क हुआ? तो देखो मैं तुम्हें एक थोड़ी छोटी सी एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं, ठीक है, कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है, वो आपको एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो आपको बाहर से मिल रहा है प्रेशर, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद कह रहे हो अपने आप को कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, अगर जैसे तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो और अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं यार तुम अभी इस टाइम पे पढ़ सकते थे, है ना, तो अंदर से अगर तुम्हें आवाज आ रही है, मतलब अंदर से फोर्स लग रही है, तो क्या हो जाता है, बिल्कुल कंसेप्ट चेंज हो जाता है। अगर कोई बाहर से फोर्स लगा रहा है तब कहेंगे प्रेशर है, अगर कोई बॉडी अंदर से फोर्स लगा रही है तब कहेंगे स्ट्रेस, ठीक है। तो जब तुम अंदर से हमारी आवाज आती है कि पढ़ लेना चाहिए था, और तुम रिग्रेट करते हो कि टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है, वो क्या होता है, स्ट्रेस ले लिया तुमने, ठीक है। तो स्ट्रेस नहीं लेना, कंसिस्टेंटली वर्क की। तो स्ट्रेस होता है बच्चे फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स किसके बराबर है, m1 L2 m1 L1 टी रेस्ट पर माइनस टू, और इसका भी एरिया L2 आ गया, तो m1 L माइनस वन टी रेस्ट पर माइनस टू। तो ये आपको याद रखना है कि स्ट्रेस और प्रेशर की सेम डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर आर सेम। और इसमें ये वाली बात क्यों याद रखनी है, क्योंकि जेडब्ल्यू एडवांस में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसमें आप ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि किन किन की सेम डायमेंशन। तो यहां पर भी मैं लिख दे रहा हूं, स्ट्रेस एंड प्रेशर हैव सेम डायमेंशन। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले डायमेंशन पे चलता हूं, ठीक है। नेक्स्ट डायमेंशन पे अपन चलेंगे, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया, तो इसको रेज कर रहा हूं। ठीक है, जो अगली डायमेंशन है यहाँ पर आपको विजिबल है, देख लो। नहीं, यहाँ पर विजिबल नहीं हो पाएगी, यहीं पर लिखता हूँ। 14th डायमेंशन थी हमारी, जो जो हमारी 14th डायमेंशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग डायमेंशन है, दैट इज वो है आपकी स्ट्रेन। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। ठीक है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि आइस पे स्ट्रेन पड़ गया, मसल पे स्ट्रेन पड़ गया। स्ट्रेन पड़ने का मतलब है कि मसल या तो खिंच गया, ज्यादा खिंच गया। तो जब ज्यादा खिंच गया है तो हम क्या कह सकते हैं कि सर उसकी डायमेंशन चेंज होगी। तो कितना चेंज आया, उसी को अपन कहते हैं स्ट्रेन। अगर कंपैरिजन किया जाए कि पहले आपकी डायमेंशन क्या थी या पहले ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, ठीक है। जैसे सपोज कर लो मेरे पास एक बार है, एक रोड है लेंथ एल की, उसको मैंने इलोंगेट कर दिया, ठीक है। एक रोड थी कितनी लेंथ की, लेंथ एल की, सर मैंने उसको इलोंगेट कर दिया थोड़ा सा, मान लेते हैं डेल्टा एल। तो चेंज कितना आया, डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो हमेशा याद रखना क्योंकि डायमेंशन तो सेम रहेंगी, तो इसकी डायमेंशन कोई नहीं होगी, m0 L0 T0, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। अपन 15th पे चलते हैं। 15th बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बहुत बार आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये कुछ नहीं होती बच्चे, स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो होती है। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसकी डायमेंशन भी सेम स्ट्रेस जैसी आती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ऊपर स्ट्रेस की डायमेंशन लिखेंगे, नीचे स्ट्रेन की डायमेंशन लिखेंगे। स्ट्रेस की होती है m1 l-1 t-2 m0 l0 t0। तो आपको यहां से पता चला गया कि सर इसकी डायमेंशन भी किसके बराबर है, m1 l-1 t-2। तो यहां से अपन फिर एक कंसेप्ट बना सकते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन एंड स्ट्रेस स्ट्रेन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैव सेम डायमेंशंस। यहां से एक और कंसेप्ट बन गया, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर अपन अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। तो चलिए आगे नोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ लगी होगी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन। आगे अपन डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। तो जो 16th डायमेंशन अपन ने डिस्कस करनी है दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये सभी आपने पढ़ रखा होगा कि जैसे दो मास है m1 एंड m2, ठीक है, उसमें दूरी r है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो होता है g m1 m2 by r square, where g is called ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी को अपन क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो सर इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अपन डायमेंशन निकालेंगे। तो फॉर्मूला सर बन जाएगा एफ जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और आपको पता है कि ये जो फोर्स है इसकी डायमेंशन होती है m1 l1 t-2। सर ये आर स्क्वायर है, इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल की स्क्वायर, क्योंकि आर को एल में मेजर करते हैं तो यहां पर एल स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर m1 को m आ जाएगा और m2 का भी बचे m आ जाएगा। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा m1 l3 t-2 अभी तक, क्योंकि ये पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 और 2, और यहां पर भी नीचे m2 बन जाएगा और 1, और ये ऊपर जाएगा जब तो ये -2 हो जाएगा, 1 - 2 इक्वल टू -1। तो डायमेंशंस आर m-1 l3 t-2। तो ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, मस्ट लर्न, मस्ट लर्न। तो ये जरूरी है, मस्ट लर्न, मस्ट लर्न, ये बहुत जरूरी है बच्चे, ठीक है। तो मेरे को लगता है तुम्हें इतनी समझ लगी होगी डायमेंशंस। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं बच्चे, 16th जो बात अपन ने करनी है वो है एंगल की। तो अगर आपने देखा होगा कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री वाली मेरी वीडियो देखी है तो उसको उसमें आपको पता होगा कि जो थीटा होता है वो लेंथ अपॉन रेडियस होता है ना, लेंथ अपॉन आर, एल अपॉन आर। तो लेंथ भी लेंथ में मेजर होती है और रेडियस भी लेंथ में मेजर होता है। तो डायमेंशंस क्या बन रही हैं, m0 l0 t0 17। ये आपको मेरे को लगता है समझ लगी होगी। अभी बात हो रही है एंगल की, हो गई बात। तो एंगल के बाद बात आती है एंगुलर वेलोसिटी की। तो यहां पर आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल कवर्ड और टाइम टी। तो एंगल की तो डायमेंशन होती नहीं है, m0 l0 t0 अपॉन टाइम टी। इसकी पावर ऊपर उठाएंगे तो कितनी आ जाएगी, m0 l1 t रेज टू पावर -1, m0 l1 t रेज टू पावर -1। यहां से आपको मेरे को लगता है समझ लगी होगी, ठीक है। 18 एंगल हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया। फिर आगे आता है बच्चे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन तो ये आता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर
वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम आता है। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, इसका सिंबल एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा होता है और इसका अल्फा होता है। तो ये आपको याद रखने हैं कि एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल ओमेगा होता है और एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल अल्फा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखने वाली बात है और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। एंगुलर वेलोसिटी में चेंज, तो जो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा वो चेंज तो हुआ एंगुलर वेलोसिटी में ना। जैसे मैं पहले मेरी स्पीड थी भागने की 20 रेडियन पर सेकेंड, 20 रेडियन पर सेकेंड, अब होगी 30 रेडियन पर सेकेंड। तो चेंज कितना आया 10 रेडियन पर सेकेंड में। तो मतलब आंसर हमारा जो चेंज होता है वो भी एंगुलर वेलोसिटी में आएगा। तो कभी भी किसी भी चीज में चेंज निकालोगे तो डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आता, ये भी कंसेप्ट रख लेना। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी m0 l0 t रेस्ट पर -1, एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन। यहां पर l1 लिखा गया, यहां पर l0 आना, ठीक है। और टाइम क्या क्या होता है बच्चे t, तो यहां पर डायमेंशन बन जाएगी m0 l0 t रेस्ट पर -2, m0 l0 t रेस्ट पर -2 बन जाएगी। इतना तो मेरे को लगता है क्लियर हो गया होगा, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं एंगुलर एक्सेलरेशन को। आगे अपन बात करते हैं और डायमेंशंस के बारे में, ठीक है। मैकेनिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन भी चल रही है, ठीक है। सर अगली जो डायमेंशन आती हैं, पहली 20 तो बच्चे आपको याद होनी ही चाहिए, 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जहां पर आगे मैं स्टार लगाऊंगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। अगर आप बोर्ड्स में मतलब स्कूल के क्वेश्चंस में करना चाहते हो, पेयर होना आपको, तो देखो स्कूल्स के क्वेश्चन में तो तुम्हें पहले 20 ही याद रखनी है, पर ऑब्जेक्टिव के लिए तुम्हें सफिशिएंटली सभी, मैं तो कहता हूँ पॉसिबली हर क्वांटिटी याद होनी ही चाहिए। और सर ये अगर ना हो याद हो पाई तो क्या होता है बच्चे, इवेंचुअली जब अपन चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हर क्वांटिटी जो आ रही है उस पर कोई ना कोई चैप्टर है, वो हर क्वांटिटी के साथ कोई ना कोई चैप्टर लिंक्ड है। जैसे एंगुलर वेलोसिटी के साथ सर्कुलर मोशन लिंक्ड है, तो जब अपन वो चैप्टर करेंगे तो आपको अपने आप ही फॉर्मूला याद हो जाएगा। जब फॉर्मूला याद हो जाएगा तो अपने आप ही आप डायमेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। अभी जैसे मेरे को फॉर्मूले याद है, ठीक है। अभी आप बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। सर ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चे, इसका मतलब अभी आप समझ लीजिए कि किसी बॉडी को रोटेट करना है, ठीक है, तो रोटेट नहीं कर रही, जो रेजिस्टेंस शो करती है वो, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी फॉर रोटेशन इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बॉडी रेजिस्ट करती है कि मैं रोटेट ना करूं, इसे ही हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चे, ये डिपेंड करती है कि बॉडी का मास कितना है, ठीक है। क्योंकि इनर्शिया टर्म आया तो मास तो डायरेक्टली, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है फिर कहूंगा कि मास और इनर्शिया मैंने काफी ग्रेट रिलेशन डिस्कस किया है, टाइम्स रेडियस की स्क्वायर। मास कितना है बच्चे m, और रेडियस की स्क्वायर बच्चे कितनी हो जाएगी r स्क्वायर। तो मास मेजर होता है डायमेंशन m में, रेडियस मेजर होता है लेंथ की स्क्वायर में, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी ml स्क्वायर, ठीक है। अभी अगली बात करते हैं टॉर्क। सर ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल आई होता है बच्चे, टॉर्क। टॉर्क जब हम अपन बात करते हैं तो टॉर्क का मतलब, जैसे अपन बॉडी को मूव करना है तो अपन को फोर्स लगानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर कोई ब्लॉक है हाथ पे मेरे, जैसे ये, ठीक है, कैप दिख रहा है यहाँ पर, विजिबल नहीं है शायद, ये मार्कर है, ठीक है। ये मार्कर को अगर मेरे को सीधा मूव करना है तो मेरे को फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। मैं फोर्स लगा रहा हूँ, सीधा मूव हो रहा है। लेकिन अगर मेरे को मूव करना है, रोटेट करना है इसको, तो रोटेट कराने के लिए मेरे को लगानी पड़ती है टॉर्क। तो लीनियरली मूव कराने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है, घुमाने के लिए टॉर्क लगानी पड़ती है। तो टॉर्क किसके बराबर हो जाएगी बच्चे, टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, ये अपन रोटेशनल मोशन में डिस्कस करेंगे। m1 l1 t माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट l आ गई, m1 l2 t माइनस टू। क्या आपको याद है कि जो टॉर्क है इसकी डिमेंशन आई m1 l2 t माइनस टू, और वर्क की भी यही थी डिमेंशन m1 l2 t माइनस टू। तो अपन कह सकते हैं, यहां से फिर एक पॉइंट लिख लेते हैं, टॉर्क एंड मोमेंटम हैव सेम डायमेंशंस। टॉर्क और मोमेंटम की डायमेंशंस क्या होती हैं बच्चे, सेम होती हैं।
तो पहले अगर आपने इसको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे पहले ये फर्स्ट 20 अपन ने कवर कर ली हैं, फिर आगे अपन अगली डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चे अगली क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं। दैट इज 21st क्वांटिटी, दैट इज सरफेस टेंशन। ये एस है, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा, बबल देखा होगा, तो बबल होता है वो कंप्लीटली स्ट्रेच्ड होता है। इसका मतलब स्ट्रेच करने में कोई ना कोई फोर्स लग रही है, ठीक है। वही फोर्स को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। उसका फॉर्मूला होता है बच्चे फोर्स अपॉन लेंथ। उसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। m1 l1 t माइनस टू अपॉन l1, m1 l0 t माइनस टू, m1 l0 t माइनस टू विल बी द फॉर्म, ठीक है। क्योंकि वन ऊपर जाएगा सर, और वन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वन माइनस वन जीरो होता है। अभी सरफेस एनर्जी, तो अगर बच्चे किसी जगह पे फोर्स लग रही है, तो फोर्स लग रही है तो समझ लेना उसमें उस जगह पर एनर्जी भी होगी। तो सरफेस एनर्जी होती है बच्चे वर्क अपॉन एरिया। वर्क हमारा क्या आता है? m1 l2 t-2, और एरिया एल स्क्वायर में मेयर होता है, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा बच्चे? जीरो हो जाएगा, और हमारे को मिल जाएंगी m1 l0 t-, ठीक है। 23rd डिस्कस करेंगे बच्चे अपन। तो जो 23rd होती है बच्चे, वो होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको छोटी क्लास में पढ़ाई भी गई है कि कितने साइकिल कोई बॉडी कंप्लीट करती है, ठीक है, एक सेकंड में। तो कोई पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, तो कितने बार उसने ऑसिलेट किया एक सेकंड में, उसकी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी। आप हमारा ह्यूमन हार्ट है, वो धड़क रहा है, तो कितनी बार धड़कता है एक सेकंड में, ये ह्यूमन हार्ट की क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। अभी देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड। तो ये इसकी जो डायमेंशन होंगी वो हो जाएंगी m0 l0 t-1। मतलब जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m0 l0 t-1, और इसके जो डायमेंशन होगी वो होगी 0 0 और -1। अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आता है बच्चे प्लैंक्स कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप जाके पढ़ोगे कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू। तो वो ई एनर्जी पोजेस कर रहा होगा। तो एनर्जी की तो डायमेंशन मेरे को पता है, m1 l2 t-2, और फ्रीक्वेंसी की भी मेरे को डायमेंशन पता है, t⁻⁻1। तो यहां पर डायमेंशन बन जाएंगी m1 l2 t-2 अपॉन t⁻⁻1। दैट इज विजिबल है यहाँ पर? मेरे हिसाब से विजिबल नहीं हो रहा, यहाँ पर t⁻⁻1। तो जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है बच्चे, ये -1 ऊपर जाएगा, +1 बन जाएगा, तो -2 +1 -1 आएगा, तो प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाएगा m1 l2 t⁻⁻1 इक्वल्स टू h। तो यहां से मेरे को समझ लग गया कि इसकी क्या डायमेंशन आती है, m1 l2 t⁻⁻1। ये अपन का क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। मेरे को लगता है तुम्हें समझ लगी होगी m1 l2 t-1 कैसे आया, ठीक है। और तुम्हें अगर इसे नोट करना है तो तुम नोट कर सकते हो।
बच्चे एक और क्वांटिटी होती है 27th क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होती है? एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंटम टाइम्स रेडियस। मोमेंटम टाइम्स रेडियस, मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियस को r से। अभी मोमेंटम क्या आ जाएगा बच्चे? m1 l1 t माइनस वन, और यहां पर रेडियस लेंथ l के बराबर है, तो यहां पर डायमेंशन हो जाएंगे बच्चे m1 l2 t माइनस वन। अभी आप पीछे प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ के आए, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन भी क्या थी? सेम। तो अपन कह सकते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम है सेम डायमेंशंस। एक और होता है बच्चे, ठीक है, दैट इज 28th डायमेंशन, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको आपको ये कॉम्पिटिटिव में बहुत पूछा जाएगा, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये काफी पूछा जाता है, ठीक है, ये दोनों। तो विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला तो इसका होता है ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, ठीक है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं लग पाएगा क्या, ठीक है। तो इससे अच्छा ये जो ईटा है, इसका सिंबल ईटा होता है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आप उसकी डायमेंशन याद कर, ठीक है। अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूं तो जिसको समझना है, ठीक है, वो तो समझ ले, लेकिन जिसको नहीं समझना तो वो स्किप करके आगे बढ़ जाए, क्योंकि वीडियो आगे ही बहुत लंबी हो गई। तो देखो फोर्स की डायमेंशन होती है m1 l1 t माइनस टू, ठीक है, यहां पर हम ईटा की चाहिए। एरिया की होती है बच्चे एल स्क्वायर, एरिया की क्या होती है? एल स्क्वायर, हाँ विजिबल है। और वेलोसिटी dv का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, dx का मतलब होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी में चेंज आएगा l1 t माइनस वन और नीचे l, तो यहां से एक l और एक l तो कट गया, l1 अपॉन वन, वन माइनस वन जीरो, तो फिर नीचे क्या जाएगा बच्चे? m1 l1 t माइनस टू अपॉन l2 टाइम्स ईटा। तो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा m1 l माइनस वन t माइनस टू, m1 l m1, ये विजिबल नहीं है ना फॉर्मूला, तो मैं इसको विजिबल करवाता हूं, ठीक, ये देखो, तो यहां पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये टू और ये t माइनस वन भी आएगा साथ में, ठीक है। तो ध्यान से देखना, तो मैंने क्या कहा कि फॉर्मूला तो होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, होती क्या है? देखो बेसिकली फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन इन लिक्विड्स, ठीक है, फ्रिक्शन इन लिक्विड्स को एफ से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो उसमें एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि कोई लिक्विड मटेरियल में कितना फ्रिक्शन आ सकता है, वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। उसका फॉर्मूला होता है ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। फोर्स का फॉर्मूला है m1 l1 t माइनस टू। ईटा का अपन को निकालना है, एरिया एल स्क्वायर हो गया, डीवी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, तो l1 t माइनस वन, वेयर चेंज इन वेलोसिटी किसमें है? बॉडी की वेलोसिटी, फ्लूइड में से जो पास कर रही है। dx डिस्प्लेसमेंट, तो l1 से वन बचे, कैंसिल हो गया, और ये 2 है यहाँ पर, 2 बचा और t रेस्ट पर माइनस वन बचा, दोनों को नीचे बुला लिया, तो ये डायमेंशन बनेंगी बच्चे m1, यहाँ पर l1 है, यहाँ पर नीचे l2 है, तो यहाँ पर बन जाएगा l माइनस वन, ऊपर जाएगा ये बचे, यहाँ पर माइनस वन बचे, तो m1 l माइनस वन t माइनस वन इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी आपको एक ग्रेट डिटेल में समझा दिया, ठीक है, कि कोई भी अगर बॉडी है वो फ्लूइड में प्रेजेंट है, अगर किसी फ्लूइड में अगर वो प्रेजेंट है तो उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी वो इस एक्सप्रेशन के साथ डील होगी, दैट इज ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। ए है एरिया ऑफ द बॉडी, डीवी है चेंज इन वेलोसिटी और डीएक्स है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अभी इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ, विजिबल सारा है आपको, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, हाँ विजिबल आपको सारा है, ठीक है, तो इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ। तो वीडियो काफी लंबी हो गई है, मैकेनिकल क्वांटिटीज ही अपन कवर कर पाए हैं इस बार, ठीक है। जो एक वीडियो में लाऊंगा सेपरेट, कल लेके आऊंगा, ठीक है, दैट इज किस पे होगी वो, दैट इज
फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एज वेल एज हीट क्वांटिटीज के लिए। एक सेपरेट 45 मिनट की लगभग वो वीडियो होगी, ठीक है, और उसमें वो सारी खत्म हो जाएंगी आपकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। तो अपन बात करते हैं 29 की, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट। जब भी आप वर्ड सुन लेते हो ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो अगर आप प्रेशर को डिस्टेंस के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है, प्रेशर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो मैं लिख देता हूं यहां पर पूरा प्रेशर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अभी प्रेशर को आपने फॉर्मूला होता है प्रेशर का m1 L-1 T⁻², इधर L2 आ जाएगा, तो प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मूला बन जाएगा m1 L-3 T-2, ठीक है। तो इसको अगर आपने नोट करना है तो नोट कर लीजिए। उसके बाद आता है बच्चे वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है कि वेलोसिटी कैसे गिर रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो यहां पर आ जाता है बच्चे वेलोसिटी, नीचे आ जाता है बच्चे डिस्टेंस। तो वेलोसिटी होती है बच्चे L1 T-1 अपॉन डिस्टेंस आ जाएगा L, ठीक है, L⁻⁴ तो यहां पर बन जाएगा m0 L0 T-1। 31 एक होती है बच्चे फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट, तो मैंने सारी कवर करवा दी है। 31 होती है फोर्स कांस्टेंट, लेकिन यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर कोई ग्रेडियंट नहीं लिखा, पर ये होता है फोर्स अपॉन डिस्टेंस। फोर्स आपको पता है m1 L0 T-2 आ जाएगी, m1 L1 T-2, और डिस्टेंस होगा L1, तो ये बन जाएगा m1 L0 T-2। तो इसमें अभी मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं। यहां पर थोड़ी सी गलती हुई है, यहां पर थोड़ी सी गलती हुई है, यहां पर डिस्टेंस आना है L² नहीं लिखना था अपन ने, तो यहां पर 1 L⁻⁻² बन, ठीक है। और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, और ये क्या है, फोर्स कांस्टेंट। अभी देखो, नोटिस करो कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसके डायमेंशंस फ्रीक्वेंसी के साथ सेम है। तो फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन क्या हो गई, सेम हो गई। और फोर्स कांस्टेंट और सरफेस टेंशन हैव सेम डायमेंशन। फोर्स कांस्टेंट एंड सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या है, सेम। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। उसमें के बाद मैंने आपको बताया कि डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। इसके बाद अपन ने 31 डायमेंशनल क्वांटिटीज के साथ डील किया, मैकेनिकल क्वांटिटीज की, जिसमें आपको 20 बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर स्कूल एग्जाम्स, ठीक है, लेकिन अगले वाली भी आपको याद होनी चाहिए। और जो ये रिलेशंस लिखवाए हैं कि दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट और फ्रीक्वेंसी की सेम होती हैं, ये ऑब्जेक्टिवली काफी पूछा जाता है, इसलिए ये आपको याद करना पड़ेगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वैसे वीडियो हमारी रेगुलरली आती ही रहेगी।